मेरा बाप हर रोज एक नई लड़की लेकर घर आता और मेरी माँ को इशारा करता। माँ हंसते हुए उस लड़की को कमरे में ले जाती। मुझे समझ में नहीं आता कि माँ उस लड़की के साथ करती क्या है। बस अंदर से उस लड़की के रोने की आवाज आती। वो रोते हुए कहती, तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा जो आज तुम मेरे साथ कर रही हो। मुझे उन लड़कियों की बातों से डर लगता था। एक दिन इस राज का पता लगाने के लिए मैं माँ के कमरे में छुप गई, पर कमरे में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं डर गई, क्योंकि मेरी माँ उस लड़की के साथ। शाम का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और पापा के साथ एक लड़की आई। पापा दरवाजा खोलते हुए उस लड़की के साथ अंदर आए और माँ को पुकारने लगे, अरे ओ सीमा, कहाँ पर हो, जल्दी आओ। पापा की आवाज सुनकर माँ दौड़ते हुए आई। पापा ने आंखों ही आंखों में माँ को इशारा किया, जबकि उस लड़की की निगाहें मेरी तरफ थी। मैं भूत सी बनी हुई उसे ही देखे जा रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और उस लड़की का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई, जबकि पापा की नजर मुझ पर थी। वो मुझसे कहने लगे, क्या हुआ, तुम इतनी सोच में क्यों हो, जल्दी से उठो और मुझे खाना दो। तुम्हें तो पता ही है कि अब तुम्हारी माँ सुबह से पहले कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। मैंने हाँ कहकर सिर हिला दिया, क्योंकि यह तो हमारे घर का रोजाना का मामूल बन गया था। हर शाम हमारे घर एक नई लड़की लाई जाती थी। माँ ने कभी पापा से इस बात का एतराज नहीं किया था कि तुम हर रोज नई नई लड़कियाँ क्यों लाते हो। शायद इन दोनों पति पत्नी के बीच हर बात पहले से ही तय थी, जबकि उन्होंने बस मुझे ही इस बात से अनजान रखा हुआ था। मैंने कई बार माँ से पूछा भी था कि माँ, पापा इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ कहाँ से लाते हैं और वो यहाँ आकर क्या करती हैं? माँ मेरी बात सुनकर गुस्से से घूरते हुए कहती, तुम अपने काम से काम रखा करो, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने घर के इन हालातों को देखकर मेरे अंदर सवाल तो बहुत उमड़ते, लेकिन मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मेरे सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन मैंने देखा कि पापा बाहर बरामदे में ही सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, कोई बात हो जो वो मुझे बताना चाहती हो। मैं बड़ी देर तक बिस्तर पर करवट बदलते रही, फिर मजबूर होकर उठकर बैठ गई। मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो पापा बेखबर सो रहे थे। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकली। मेरे कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। आज से पहले तो मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं आई थी कि मैं रात को माँ के कमरे में जाऊं, पर आज ना जाने मेरा खुद पर कोई कंट्रोल क्यों ना था। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर यह देखकर हैरत हुई कि दरवाजे को तो अंदर से लॉक किया गया था। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी, तभी मेरे कानों में उस लड़की की आवाज गूंजने लगी। वो रो रही थी, सिसक रही थी, फिर कहने लगी, देख लेना, तुम्हारी बेटी के भी साथ यही होगा जो तुम मेरे साथ कर रही हो। तुम पर भी यही वक्त आएगा जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी के साथ भी यह सब कुछ होगा, और तुम चाहकर भी रोक नहीं पाओगी। तभी मेरी माँ की तेज आवाज मेरे कानों में गूंजी। वह कहने लगी, बकवास बंद करो और चुपचाप अपना काम करो। उस लड़की के सिसकने की आवाज फिर से दोबारा आई तो मैं डर गई, कांपने लगी। मुझ में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में चली आई और अपना सर पकड़कर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। क्यों पापा पिछले 3 महीनों से जवान जवान लड़कियों को घर ला रहे थे? मेरी माँ उन लड़कियों के साथ ऐसा क्या करती थी? मैंने सोच लिया कि जो कुछ भी मेरे घर में हो रहा है उसका पता तो मैं लगाकर ही रहूंगी। पहले तो मैंने बड़ी बेखबरी से जिंदगी गुजारी थी, पर अब मैं चौकन्ना हो गई थी। अब मैं अपने घर के छोटे छोटे मामले पर भी बड़ी गहरी निगाहें रखा करती थी कि कौन आता है कौन जाता है। मेरी माँ की एक सहेली थी, आशा आंटी, जो कि अक्सर ही हमारे घर आया करती थी। वो जब भी हमारे घर आती, माँ उन्हें अपने कमरे में ले जाती और फिर दोनों सहेलियाँ ना जाने घंटों आपस में क्या बातें करती थी। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि माँ के इस राज से आशा आंटी जरूर वाकिफ होंगी। मुझे इस बात का भी अंदाजा था कि वो माँ के इस राज से हरगिज पर्दा नहीं हटाएंगी। फिर भी मैं अपनी कोशिश करके देखना चाहती थी। शुरू से ही आंटी मुझसे अच्छे से बात करती थी और कोई भी नया कपड़ा खरीदना या सिलवाना होता तो नए फैशन के बारे में मुझसे पूछती थी।
एक दिन वो मेरे घर आई तो मेरे बारे में पूछने लगी। मैं उनसे नजर बचाकर छत पर चली गई। छत पर जाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं उनसे अकेले में बात कर सकूं, क्योंकि माँ के सामने इस बारे में बात करना तो नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद माँ की आवाज आई, पूनम तुम कहाँ हो? देखो तो आंटी तुमसे मिलना चाहती है। मैंने माँ से कहा, माँ मैं छत पर हूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है, आंटी से बोल दीजिए कि वो छत पर ही आ जाएं। मेरे कहने पर माँ ने आंटी को छत पर भेज दिया। आंटी मुझसे पूछने लगी कि आजकल के फैशन में कौन सा सूट है, मुझे कपड़े सिलवाने हैं। मैंने जानबूझकर उनसे कहा, आंटी आज के फैशन में तो पैंट सलवार चले हैं। पापा जिस लड़की को कल लेकर आए थे वह सूट के साथ पैंट सलवार पहनी थी, उसके ऊपर बहुत अच्छे जच रहे थे। मेरी बात सुनकर आशा आंटी ने हैरानी से पूछा, क्या कल तुम्हारे घर कोई मेहमान आया था? तुम किस लड़की की बात कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तो एक बार भी जिक्र नहीं किया। मुझे लगा कि आंटी मुझसे छुपा रही है। मैंने कहा, नहीं ऐसा कोई मेहमान नहीं आया था, वही हर रोज आने वाली लड़कियाँ। पापा हर रोज कोई न कोई नई लड़की लेकर आते हैं और माँ उन्हें कमरे में ले जाती है। कमरे में जाने के बाद वो लड़कियाँ पूरी रात कमरे में बिताती हैं और सुबह होने से पहले चली जाती हैं। आशा आंटी के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। वो कहने लगी, मेरे अलावा भी तुम्हारी माँ की कोई सहेलियाँ हैं? मैं चाहती थी कि मैं ऐसी बात करूं कि आशा आंटी सारी हकीकत मुझे बता दे। मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं पता ये माँ की सहेलियाँ हैं या फिर कुछ और। अगर वो माँ की सहेलियाँ होती तो उनके कमरे में जाते ही रोने क्यों लग जाती? आशा आंटी अपने कपड़ों के बारे में पूछना भूल चुकी थी। वो मुझसे कहने लगी, पूनम तुम क्या कह रही हो? यह कौन सी बातें बता रही हो? मेरा तो बरसों से तुम लोगों के घर आना जाना है, फिर मुझे इन सब बातों का पता क्यों नहीं चला? आंटी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। आंटी की बातों से मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि शायद वो कुछ नहीं जानती और वो मेरे सामने झूठ भी नहीं बोल रही है। मैंने कहा, आंटी अगर माँ ने आपको इस बारे में नहीं बताया तो जाहिर सी बात है कि बहुत अंदर की बात होगी, और अगर आप माँ से इस बारे में पूछेंगी तो उनका शक मुझ पर ही जाएगा, इसलिए आप उनसे कुछ भी मत पूछिएगा। आंटी ने सहमति में अपना सिर हिला दिया और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारी माँ के कमरे में क्या होता है? मैंने कहा, नहीं आंटी, पर सच कहूँ तो यह बात मैंने आपको इसलिए बताई थी कि शायद आपको इस बारे में कुछ पता हो। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं उनकी मदद कैसे करूं। आशा आंटी मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर इस मसले का कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे। आशा आंटी से यह बात शेयर करके मुझे बहुत तसल्ली मिली, लेकिन अभी भी माँ और पापा की वही रूटीन जारी थी। पापा हर रोज नई नई लड़कियों को लेकर आते और माँ उन लड़कियों को अपने साथ कमरे में लेकर जाती। आशा आंटी पूरे एक हफ्ते बाद हमारे घर आई थी। तब मैं अपने कमरे में बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी। फिर मैं पढ़ाई छोड़ खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। आंटी ने माँ से पूछा कि कल रात भाई साहब के साथ तुम्हारे घर कौन सी लड़की आई थी? माँ पानी पी रही थी कि उनके गले में पानी अटक गया, वो खांसने लगी। माँ की खांसी खत्म हुई तो आंटी ने अपना सवाल फिर से दोहराया। उन्होंने कहा, बताओ कल तुम्हारे घर कौन आया था? माँ ने कहा, आशा तुम यह क्या कह रही हो, हमारे घर कौन आएगा? आंटी ने कहा, सीमा तुम भी कमाल करती हो, कल मैंने अपनी आंखों से देखा था कोई लड़की रात 8 बजे के बाद तुम्हारे घर आई थी। मैं तो उसी मेहमान से मिलने आई हूँ, मुझे लगा शायद वह तुम्हारी कोई रिश्तेदार होगी। माँ ने बात को संभालते हुए जल्दी से कहा, अच्छा वो लड़की, वह तो बस थोड़ी देर के लिए आई थी, इसलिए मेरे दिमाग से उसका ख्याल उतर गया था। दरअसल वह पूनम के पापा की कोई रिश्तेदार थी, खड़े खड़े ही हमसे मिलने आई थी। आशा आंटी बोली, अच्छा पूनम कहाँ पर है? मैंने उससे फैशन के मुताबिक सूट के बारे में पूछा था। उसने कहा था कि इंटरनेट पर सर्च करके बताऊंगी, पर अभी तक उसने मुझे बताया नहीं। माँ ने आंटी को मेरे कमरे के तरफ इशारा कर दिया। आशा आंटी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, पूनम तुम्हारी माँ इतनी आसानी से अपना राज हमें नहीं बताएगी, उसकी खातिर हमें बहुत कुछ करना होगा। मैं एक मोबाइल छुपा कर लाई हूँ तुम्हारे लिए, अगर मैं और तुम ज्यादा बातें करेंगे तो तुम्हारी माँ को शक हो जाएगा, इसलिए मैं मोबाइल पर तुम्हारे साथ बात करूँगी। मैंने जल्दी से मोबाइल लेकर अपनी किताब में छुपा लिया। रात हुई, फिर से एक लड़की हमारे घर लाई गई थी।
माँ उस लड़की को भी लेकर अपने कमरे में चली गई और पापा कुछ देर बाद खर्राटे लेकर सोने लगे। मैंने जल्दी से आशा आंटी को फोन मिलाया। उन्होंने कहा, हाँ पूनम बोलो, क्या तुम्हारे हाथ कोई सुराग लगा क्या? मैंने कहा, आंटी आज फिर एक लड़की घर आई है। माँ उस लड़की को अपने कमरे में ले गई है और पापा खर्राटे ले रहे हैं। आंटी ने कहा, पूनम क्या तुम इस वक्त घर से निकल सकती हो, लेकिन बचकर निकलना ताकि किसी को पता ना चले, फिर हम दोनों मिल बैठकर कुछ करते हैं। मैंने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। मेरे आने की खबर सुनकर आशा आंटी खुश हुई। उन्होंने कहा, तुम अपने गेट से निकलो, मैं वहीं आती हूँ। मैंने दबे कदमों जाकर गेट खोला और गेट के बाहर आ गई। सामने ही आशा आंटी खड़ी थी, वह मेरा हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगी। उन्होंने कहा, चलो पहले मेरे घर चलते हैं, वहीं पर कुछ सोचेंगे। उनके कहे मुताबिक मैं उनके घर जाने लगी। मैंने आशा आंटी का घर पहले कभी नहीं देखा था, पर उनके घर में कदम रखते ही मैं दंग रह गई। उनका घर तो बहुत ही खूबसूरत था और उनके घर दुनिया की सारी चीजें मौजूद थी। मुझे यह सब देखकर बहुत हैरत हुई, क्योंकि आशा आंटी एक विधवा औरत थी और उनके पास इतने पैसे कहां से आए कि उन्होंने इतना सुंदर कोठीनुमा घर बनाया। फिर वह मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। मैंने कहा, आंटी उस मसले का हम क्या हल निकालेंगे? आंटी ने कहा, पूनम इस बारे में बात करने के लिए अभी पूरी रात बाकी है। यही कहते हुए आंटी ने अपनी अलमारी से मुझे एक लहंगा निकाल कर दिया और कहने लगी, पूनम मैं चाहती हूँ कि तुम यह लहंगा पहन लो। मैंने हैरानी से उन्हें देखा और कहने लगी, ये क्या आंटी, हम अपना काम करने आए हैं और आप मुझे लहंगा पहना रही है। आंटी ने गुस्से से कहा, बस जैसा जैसा मैं कहती जा रही हूँ वैसा करती जाओ। मैंने कहा, पर आंटी। उन्होंने कहा, प्लीज मेरी खातिर यह पहन लो, ये लहंगा भी उस राज के बारे में पता लगाने में बहुत काम आएगा। मुझे आंटी की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनके काफी इसरार के बाद मैंने वह लहंगा पहना। लहंगा पहनने के बाद वह मेरा मेकअप करने लगी। मैंने शीशे में अपने आप को देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। आंटी मुझे तैयार करके एक दूसरे कमरे में ले गई, पर वहाँ जाते ही मैं हक्का बक्का रह गई। वहाँ पर बहुत से मर्द बैठे हुए थे। आंटी ने कहा, पूनम अब तुम नाचना शुरू करो। आंटी की बात सुनकर मैंने कहा, पर आंटी आप यह क्या कर रही है? हम तो किसी और काम के लिए आए हैं। आंटी ने मुझे घूरते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इन मर्दों के हवाले कर दूंगी। उनकी बातों से मैं डर गई और ना चाहते हुए भी मैं नाचने लगी और सारी रात में नाचती रह गई। सुबह होते ही सारे लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद आंटी ने बहुत सारे पैसे मेरे सामने रख दिए। उन्होंने कहा, पूनम ये लो, ये तुम्हारी आज रात की कमाई है। मैंने रोते हुए कहा, पर आंटी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आंटी की भी आंखें नम थी। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी, आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। मैं जैसे ही कॉलेज जाने के लिए निकली थी, तभी एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और देखते ही देखते उस गाड़ी में बैठे लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। मैं चीखती चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। और तुम्हें अंदाजा है कि उस गाड़ी में बैठे लोग मुझे कहाँ लेकर आए थे? वो मुझे तुम्हारी माँ के घर लेकर आए थे। तुम्हारे पापा यह घिनौना धंधा करते हैं। वह लड़कियों को अगवा कर उन्हें नाचने गाने पर मजबूर कर देते हैं। तुम्हें बताया गया है कि मैं विधवा हूँ, पर जबकि मेरी तो शादी ही नहीं हुई। मैं कई साल तुम्हारी माँ के लिए नाचती रही और जब मेरी उम्र ढल गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आशा तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो। फिर मैं अपना गुजर बसर करने लगी और धीरे धीरे करके वही काम शुरू कर दिया। जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने एक अच्छा सा घर बनाया, पर मैं किसी लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर यह काम नहीं करवाती, बल्कि लड़कियां खुद मेरे पास आती हैं। जबकि तुम्हारे माँ बाप आज भी मासूम लड़कियों को अगवा कर उनसे ये धंधा करवाते हैं। आंटी की बात सुनकर मैं सदमे में आ गई थी। मैं सोचने लगी कि क्या मेरी माँ इतना गलत काम करती है। सोचते सोचते मेरी पूरी रात गुजर गई और सुबह हुई तो मेरे गुमशुदगी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई थी, पर किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि मैं आशा आंटी के घर पर हूँ। माँ मुझे ढूंढते हुए घबराकर आशा आंटी के घर पर आई और कहने लगी, आशा तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ है? तुम दोनों तो आपस में बहुत सारी बातें करते थे। क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया कि वह कहाँ गई होगी? कोई लड़के का चक्कर तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम बता दो, मैं पागलों की तरह सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ। तभी आशा आंटी ने हंसकर कहा, आपने मेरे साथ जो किया था वो याद है ना?
और फिर चोरी छुपे ना जाने तुमने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। मुझे तो लगता है उसी की सजा मिली है तुम्हें। उन दोनों में यही बातें हो रही थी कि तभी मैं बाहर आई। माँ मुझे देखते ही मेरे पास आई और कहने लगी, मेरी बच्ची तू कहाँ चली गई थी और यह क्या पहना है तूने? मैंने कहा माँ आज आपकी बेटी कुछ घंटों के लिए गायब हुई तो आप इतनी घबरा गई। आप और पापा जिन मासूम लड़कियों को अगवा करके रोज लाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, तब आप लोगों को थोड़ा भी नहीं लगता कि उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। माँ ने कहा बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने कहा मैं आप और पापा को एक ही शर्त पर माफ कर सकती हूँ, अगर आप दोनों यह काम करना छोड़ देंगे। माँ मेरे कदमों में गिरकर कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं और तुम्हारे पापा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। उस दिन माँ और पापा दोनों जिस तरह मेरे लिए तड़पे थे, उन्हें एहसास हो गया था कि वह जो मासूम लड़कियों को लेकर आते हैं वह भी किसी की बेटी होती है। उस दिन से उन लोगों ने यह गलत काम छोड़ दिया और मैं हंसी खुशी उनके साथ रहने लगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।